हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट और उसके 10 लेक्चर आपके ऑलरेडी लग चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है ये 11th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर की तरह ही हम इसमें भी न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे। आज के जो हमारी न्यूमेरिकल्स हैं वो डेंसिटी फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे, जो पिछले 1-2 लेक्चर्स में आपने निकाला था। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। रो इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। इस फॉर्मूला के बेस पे आज के क्वेश्चंस होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान से देखें। लेड सेकंड सल्फाइड क्रिस्टल हैज NaCl स्ट्रक्चर। आपको जो सब्सटेंस दिया गया जिसकी क्रिस्टल की बात करी जा रही है वो लेड सेकंड सल्फाइड है, PbS, और इसके क्रिस्टल कह रहा है कि NaCl स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो NaCl स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि FCC स्ट्रक्चर है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। यहाँ पर डायरेक्ट यूनिट सेल का टाइप नहीं बता रहा है, वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, इसका मतलब FCC स्ट्रक्चर है। इससे हमें Z की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, व्हाट इज इट्स डेंसिटी? डेंसिटी पूछ रहा है। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ PbS क्रिस्टल इज 500 पिकोमीटर। तो आपके पास जो गिवन है क्या क्या चीजें दे रखी है फटाफट देखें। आपको एक तो Z दे रखा है इक्वल्स टू 4। ये किसके लिए होता है? फॉर FCC। ये आप याद भी रखेंगे, FCC के लिए Z कितना होता है? 4। अच्छा, एज लेंथ कितनी दे रखी है? 500 पिकोमीटर दे रखी है, 500 पिकोमीटर। लेकिन हम जानते हैं कि डेंसिटी फॉर्मूला में जो एज लेंथ यूज हुई है वो सेंटीमीटर में हुई है। हमने पहले भी बात करी थी उसके ऊपर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो -12 होती है पावर। अब यहाँ पर क्या होगी? सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो इसमें पावर कितनी रह जाएगी फिर? -10 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरी चीज, PbS जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के केस में जो हम M की वैल्यू रखते हैं, जो मास रखते हैं, वो इसका फॉर्मूला मास रखा जाता है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला मास निकालेंगे PbS का, फॉर्मूला मास ऑफ PbS। ठीक है, इसके लिए आपको क्वेश्चन में नीचे लेड का मास दे रखा है और सल्फर का मास दे रखा है। लेड का मास कितना है? 207.2। तो 207.2 ये लेड का हो गया और 32 किसका हो गया? सल्फर का। तो टोटल कितना हो गया? ये 239.2। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला मास हो गया। इनको हम M के प्लेस पे रखेंगे। तीसरी चीज जो आपकी एवोगैड्रो नंबर होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी। सारी चीज हमारे पास आ गई। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, सिंस रो इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन ए क्यूब इंटू NA। ठीक है, इनमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। Z की जगह हम 4 रखेंगे, M की जगह हम कितना रखेंगे? फॉर्मूला मास यानी कि 239.2 अपॉन अब ए क्यूब यानी कि 500 इंटू 10 टू दी पावर -10 और इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस बस थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम करती हैं, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, लेकिन कैलकुलेशन का इलाज भी सिर्फ एक ही है, सिर्फ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन करने के नए नए तरीके आपको अपने आप ही माइंड में आने लगेंगे। फिर हम क्या करेंगे? 500 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 2 यहाँ पर 2 जीरो लगे हुए हैं तो 2 जीरो है, पावर कितनी लगी हुई? 3, तो 6 हो जाएंगे जीरोस। इसका मतलब 10 का पावर 6 लगा के लिख सकते हैं। और यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी? -30। और इधर हमारे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एवोगैड्रो नंबर से आगे चल ही रहा है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, कैलकुलेशन मैं इन लेक्चर्स में नहीं करवा सकता क्योंकि कैलकुलेशन करने से ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, फिर अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होगी और आप लोग देखने में भी फिर थोड़े से बोर होंगे, तो बहुत लंबा लेक्चर होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपके पास भी यही वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर आपको मिलेगा 2392 अपॉन 188.13। और जब आप इसमें डिवाइड देंगे तब आपके पास आंसर आ जाएगा 12.71 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपकी
पीबीएस यानी कि लेड सल्फाइड की डेंसिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो आसान सा न्यूमेरिकल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, कुछ नहीं करना था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ले लिया, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए फटाफट आप। इसमें कह रहा है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल लैटिस इज 5.6 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा, और इसमें हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हम देखें कि NaCl की बात कर रहा है, एज लेंथ दे रहा है उसकी यूनिट सेल की। तो एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं A से, और इसकी वैल्यू दे रखा है 5.6 एंगस्ट्रॉम। पहले की तरह जैसे हमने पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया था, हम एंगस्ट्रॉम को भी फिलहाल कर ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के होता है। हमें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 का और मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो पावर जो है वो अब कम होकर कितनी रह जाएंगी, -8। पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, -8। अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर से देखिए आप, NaCl की बात कर रहा है, तो NaCl है, इसका मतलब जो Z की वैल्यू है, ठीक है। ये तो इस बार आपसे पूछ लिया, हालांकि आपको पता है कितनी आने वाली है, लेकिन आपसे पूछ रहा है। देखिए पूरा क्वेश्चन नीचे पढ़िए, लिख रहा है कि द डेंसिटी इज 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। देखिए यहाँ पर ये वर्ड याद रखें, जब भी आयनिक कंपाउंड की बात चल रही होगी, ठीक है, तो Z का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। देखो पिछले वाले केस में हमने मास के केस में तो फॉर्मूला मास ही लिया था, यानी यहाँ पर पूरे फॉर्मूला को यूनिट मान के चला जाता है। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब ही क्या हो गया, आपको Z निकालना है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, Na आपको ऑलरेडी पता ही होती है, ये तो दी नहीं जाएगी आपको, ये तो हमको ऑलरेडी पता होती है कि एवोगैड्रो नंबर कितनी है, ठीक है। चलिए, और क्या क्या चीज की नीड है आपको इसमें। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, देखिए, रो इक्वल्स टू ZM/A³ Na। यहां से अगर Z की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा रो A³ Na/M, ठीक। NaCl है, NaCl के केस में जो मास लिया जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आयनिक कंपाउंड के केस में फॉर्मूला मास लिया जाता है। तो फॉर्मूला मास मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं NaCl का, ठीक है। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, Na का कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 58.5, ठीक है। कितना आ जाएगा, 58.5। अब इतना सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। Z इक्वल्स टू आएगा, देखिए रो की वैल्यू कितनी है 2.2, A कितना है हमारे पास 5.6 इंटू 10⁻⁻8, और इसका आप कर लेंगे क्यूब, और इधर आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अपॉन में फॉर्मूला मास रखा जाएगा जो हमने निकाला है 58.5, ठीक है। 58.5 निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, इस कैलकुलेशन को करना है। तो Z इक्वल्स टू, देखिए कैलकुलेशन आप लोग करके देखेंगे, मैंने पहले भी कहा, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन तो नहीं दिखा सकता, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन के रिजल्ट लिखूंगा, आप करके देखेंगे तो आपके वही रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा 175.61 इंटू 10 पावर कितनी हो जाएगी 8 3 जा 24, तो माइनस की 24 पावर हो गई। यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 ऑलरेडी चल ही रहा था, और नीचे अभी भी क्या है आपके पास 58.5, ठीक है। पावर तेरा देख लीजिए कैंसिल हो जाएगी, देखो 24 यहाँ माइनस की है, यहाँ पर 23 है, तो माइनस की 1 पावर बचेगी केवल, ठीक है कि नहीं। और बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान है, मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। रो इक्वल्स टू, हम 2.2 का 6.022 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13.2 आएगा लगभग, ठीक है 13.2, और बाकी का बचा हुआ ये वाले नंबर हम फिलहाल ऐसे ही लिख ले रहे हैं 175.61, ठीक है।
और अपॉन में जो हमारे पास 58.5 लिखा हुआ है, 58.5 इसको ऐसा ही लिखे रहने दे रहे हैं। और जो पावर हमारे पास लगी हुई थी 10 to the power -1, 10 to the power -1 का मतलब ये होता है कि इस तरीके से 10 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, पावर के रूप में लिखना चाहें आप अभी पावर के रूप में ही लिखा रहने दें, कोई समस्या नहीं है। बाद में आप कैलकुलेट करेंगे तो वो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये 13.2 है, इसको भी आप अप्रोक्सीमेटली अगर कैलकुलेट करें तो ये 13 इसको लिया जा सकता है, इधर 175.61 है, ठीक है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, राउंड में इसको चलिए राउंड ना भी करें तब भी इससे ही हमारा काम चल जाएगा। 13.2 है, इसको एक ही प्लेस से कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल जो अगला स्टेप हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 2288 अपॉन 585, ठीक है। पावर वगैरह आप जब एडजस्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर आके जो है, जो अगला स्टेप आएगा वो 2288 अपॉन 585 आएगा। और इससे जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 3.91। और ये जो 3.91 है ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 4 के, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला यूनिट कभी डेसिमल पॉइंट में तो हो नहीं सकती, तो होल नंबर में ही होंगी हमेशा। तो इसके नियरेस्ट क्या पड़ेगा, 4। इसका मतलब, सॉरी यहाँ पर मैंने रो लिख दिया है कि Z चल रहा था, हम लोग Z निकाल रहे थे, ठीक है, ध्यान रखें, इधर Z चल रहा था, हम लोग Z की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो Z यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, 4, ठीक है कि नहीं। और ये बात अपने आप में जस्टिफाई भी कर रही है। हमने बताया था कि NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, FCC, और FCC के लिए Z4 निकलना भी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन तो गलत होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर भी सेल्फ वेरीफाइड हो रहा है अगर आपको NaCl की स्ट्रक्चर पता थी तो, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए आप, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, जैसे कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में ये दिया जाता है, बाकी सब तो आपसे ये सब देगा, जो भी यहाँ पर दी हुई चीजें वो सब देगा, और पूछेगा एक चीज और पूछेगा लास्ट में, क्या पूछेगा कि उसकी यूनिट सेल का टाइप आप प्रेडिक्ट करिए, ठीक है। जैसे इसी में मैं पूछ लूं कि अभी तो क्वेश्चन आपके सामने, आप तो चला गया, बैक करके देख सकते हैं, लास्ट में लिखा हुआ था कि फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl पर यूनिट सेल एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ यूनिट सेल। अगर इतना और जोड़ेगा कि प्रेडिक्ट द टाइप, प्रेडिक्ट द टाइप का मतलब ये है कि आपको वहां पर ये बताना है कि स्ट्रक्चर BCC होगी, ठीक है, या सिंपल प्रिमिटिव होगी, या फिर FCC होगी, है ना। 3 टाइप की तो यूनिट सेल पढ़ी हमने। तो प्रेडिक्शन हम किसके बेसिस पर करेंगे, Z के बेसिस पर। अगर आपसे ये नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल ना निकलवाया जाए, वो ना कहे कि आप ये कैलकुलेट करिए, और डायरेक्ट पूछ ले कि प्रेडिक्ट करिए किस टाइप की यूनिट सेल होगी, तब भी आप Z ही निकालेंगे। और Z निकालने के बाद जब Z की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को देखकर हम बता देंगे। जैसे यहाँ पर Z4 आया तो 4 किसके लिए होता है, FCC के लिए। 2 आ जाता तो क्या हो जाती, BCC हो जाती, और 1 आ जाता तो फिर क्या हो जाता, सिंपल या प्रिमिटिव, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन दे सकते हैं, तो उसमें आप लोग परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। कॉपर की बात आ गई, कॉपर जो है FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है। एज लेंथ दे रखी है इसकी 3.608 इंटू 10 to the power -8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। यहाँ पर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, और इसमें क्या क्या गिवन है हम फटाफट यहाँ पर लिख के ले रहे हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए सबसे पहले तो Z दे रखा है हमको, जो कि कितना है, 4 है। कैसे पता चला, क्योंकि उसने कहा था कि कॉपर किसमें क्रिस्टलाइज होता है, FCC में। इसके बाद हमें उसकी डेंसिटी दे रखी है रो, ये कितनी दे रखी है, 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है हमें, उसकी एज लेंथ दे रखी है, तो एज लेंथ को हम लोग A से डिनोट करते हैं,
और इसकी वैल्यू दे रखी है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऑलरेडी सेंटीमीटर में दे रखी है तो चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी हमको। और एवोगैड्रो नंबर में लिख नहीं रहा हूँ तो और डायरेक्ट फॉर्मूले में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रो इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। यहाँ पर कैलकुलेशन एटॉमिक मास की करनी है तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए क्यूब एन ए। ठीक है, रो भी यहाँ पर आ जाएगा, रो ए क्यूब एन ए और अपॉन में क्या आ जाएगा z। ठीक, रो की वैल्यू रख दीजिए फटाफट 8.92, ए क्यूब 3.608 इंटू 10⁻⁻8 इसका क्यूब। बस इस क्यूब की वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हैवी हो जाती है, लेकिन करनी तो आपको पड़ेगी ही, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करिए। 6.022 इंटू 10⁻23 और z की जगह हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया। ठीक है, z की जगह आपने 4 रख लिया। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, 3.608 है, आप ज्यादा 3 प्लेस तक ना जाए तो राउंड ऑफ करके 3.61 कर लें इसको। ठीक है, पावर यहाँ 24 हो जाएगी, इधर 23 है तो वही माइनस की 1 पावर बचेगी। इसको चाहो तो अभी भी कैंसिल कर सकते हो, ये 2 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3.011। बाकी की कैलकुलेशन करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से 63 ठीक है 6 यूनिट के आसपास आएगी, 63.6 यूनिट। तो क्या निकाल रहे थे हम लोग, कॉपर का एटॉमिक मास। अब देखो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है एक्चुअल में कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं, कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है जो हम लोग अपनी पीरियोडिक टेबल से याद करते हैं वो होता है 63.54। और एक और मैंने बोला था आयरन का, इसका भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं देते हैं तो आयरन का भी लिख दे रहे हैं 55.84 यूनिट। तो एक्चुअल में कॉपर का मास इतना होता है। अब हमने कैलकुलेशन करके कितना निकाला 63.6। अब एग्जैक्ट तो मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में जो है एक्यूरेसी की कमी कर दी होगी, कहीं ना कहीं डेसिमल पॉइंट छोड़ा होगा या ज्यादा लिया होगा, तो इस वजह से ये ठीक है क्या रहती है, थोड़ी सी डिफरेंट रहती है ये वैल्यू। लेकिन फिर भी आप लिख देंगे कि आपका जो कॉपर का मास कैलकुलेट होकर आया 63.6 यूनिट आया, जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आप एग्जैक्ट तो मैच नहीं करा पाएंगे, तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, हो सकता है आपका 63.4 समथिंग आए, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से चीजों को सॉल्व किया है, लेकिन इसके आसपास ही आएगा 63 फिर 4, 5, 6 यहाँ पर कोई भी वेरिएशन आ सकते हैं, तो उससे परेशान नहीं होना है, वो सब ठीक होगा आपका। इतनी अप्रोक्सीमेशन में ही हमें कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, उसमें टाइम बहुत लगता है, नोट करिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखेंगे, कह रहा है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी लैटिस विद सेल एज ऑफ 500 पिकोमीटर। एक एलिमेंट है जो बीसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज होता है और इसकी एज लेंथ कितनी है 500 पिकोमीटर। तो देखो बीसीसी दिया हुआ है तो z यहाँ पर 2 हो गया, हमें पता है कि बीसीसी के लिए z की वैल्यू 2 होती है, एज लेंथ कितनी है 500 पिकोमीटर। ठीक है, 500 पिकोमीटर दे रखा है। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। रो की वैल्यू दे रखी है 7.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे वेरिएशन कर दिया। देखो अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा उसमें हमें क्या निकालना था, मास निकालना था, एटॉमिक मास। ठीक है, मोलर मास कह लो, एटॉमिक मास कह लो, सब एक ही चीज है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर थोड़ा उसने चीजों को बदल दिया है। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स बताइए 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट में। तो मोलर मास नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अगर इस एलिमेंट का हमारे पास 300 ग्राम मास हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमें पहले मोलर मास या एटॉमिक मास को निकालना ही पड़ेगा। तो आधा पार्ट तो इसका लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो पहले हम उसको कर लेते हैं,
इसके बाद क्या करेंगे फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम z है, a है, ये है, और हमारे पास क्या क्या है इसके बारे में, पहले तो मैं n निकाल रही है, n और है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है कि नहीं। तो पहले तो हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। देखिए आप फॉर्मूला लगाएंगे रो इक्वल्स टू जेड एम अपॉन ए क्यू और इनटू एन, एम निकालना है तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर एम इक्वल्स टू रो ए क्यू एन ए अपॉन क्या आ जाएगा जेड। वैल्यूज को पुट करेंगे तो रो की जगह तो आप क्या रखेंगे, देखिए 7.5 इंटू ए की जगह रखेंगे आप 500, ठीक है। बस यहीं पे गड़बड़ कर जाएंगे, 500 नहीं रखना है, यहाँ पर हमें इसको चेंज भी तो कर लेना है। 500 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो चेंज करेंगे, तो इंटू 10 टू दी पावर -10, इसके ऊपर क्यूब लगा दिया और 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर हो गई। और जेड के लिए क्या रखना है, यहाँ पर 2 रखना है इसका, ठीक है कि नहीं। 2 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा 3.011 टाइम्स, इधर हमारे पास 7.5 इंटू ये हो जाएगा 125, 2 जीरो है, पावर लगी हुई है 3, 6 जीरो मिलेंगे यहाँ से आपको ओपन होने के बाद, तो 10 टू द पावर 6 और ये आपका मिल जाएगा 10 टू द पावर -30 और इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो अपॉन लगाने तो कोई फायदा ही नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पावर कितनी बचेंगी आप देख लें, ठीक है। सारी नंबर्स में यहाँ लिख दे रहा हूँ 7.5 इंटू 125 और इंटू 3.011। पावर आप देखें माइनस का 30 है, प्लस का 6 है, तो माइनस की 24 पावर यहाँ से बचेंगी और 23 प्लस की है, तो लास्ट में हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -1 से बच जाएगा। और इसको जब आप फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 282.28 यूनिट, ठीक है। ये आएगी 282.28 यूनिट। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा था, वो ये नहीं कह रहा था कि एटॉमिक मास बताइए, वो ये कह रहा था अगर हमारे पास इस एलिमेंट का 300 ग्राम मास हो तो फिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम मोल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। तो मोल कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम यूज कर लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखिए इतना मास निकल कर आया हमारे पास, तो 2 तरीके हैं, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लें वो भी ठीक है, या फिर आप इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लें और फिर मोल से क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो वहां पर 2 स्टेप होंगे। डायरेक्टली इसको कैसे करेंगे जरा देखो, फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास। ये गिवन मास है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास हमने अभी निकाला और इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये फॉर्मूला है। वरना क्या करेंगे, आप पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, जितने मोल्स आ जाए उनसे फिर आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर लें। वैल्यूज यहाँ पर देखिए, गिवन मास हमारे पास कितना है 300 ग्राम अपॉन हमने कितना एटॉमिक मास कैलकुलेट किया 282.28 और इनटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये निकल कर आया। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और ये जस्ट एक नंबर, तो यूनिट की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब इस एलिमेंट के 300 ग्राम में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बस कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन, और ये अच्छा भी नहीं है कि मैं कैलकुलेट करूं और आप केवल उसको क्या कर लें, देखकर लिख लें, उससे आपकी कैलकुलेशन भी कभी अच्छी नहीं होगी। तो आप प्रैक्टिस खुद ही करेंगे कैलकुलेशन की, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
अपनी स्क्रीन पे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ। देखिए कॉपर और आयरन के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस तरह मैं करा रहा हूं आपको, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ ऑफ 3.61 into 10⁻⁻8। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, Z दे रखा है 4, क्यों दे रखा है, क्योंकि हमारे पास लैटिस का टाइप क्या है एफसीसी। एज लेंथ कितनी दे रखी है 3.61 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये एज लेंथ है। कह रहा है शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन द एग्रीमेंट विद इट्स मेंशन्ड वैल्यू ऑफ 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि कॉपर की जो लेटेस्ट टाइप है एफसीसी है, एज लेंथ उसकी इतनी है, ठीक है। इसकी आप डेंसिटी कैलकुलेट करिए पहले तो, और फिर ये देखिए कि वो जो कैलकुलेटेड डेंसिटी है वो उस डेंसिटी की वैल्यू से मैच कर रही है जो गिवन है या नहीं। गिवन कितनी है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये इनकी मेंशन्ड वैल्यू है। आपसे कह रहा है कि आप फॉर्मूला से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए और फिर देखिए कि वो इसके कितने नजदीक जा पा रही है, कितनी मैच कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, जब मैंने टॉपिक कवर किया था मैंने बताया था जो कैलकुलेटेड डेंसिटी होती है हमेशा वो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी से मैच नहीं करती है, क्योंकि जो हम कैलकुलेशंस करते हैं हम ये मान के चलते हैं कि हर लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई किया है किसी ना किसी पार्टिकल ने, जबकि रियल क्रिस्टल में जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो। उसमें हो सकता है कोई लैटिस साइड खाली भी रह गई हो या वैकेंट भी रह गई हो, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, देखो बिल्कुल मैच तो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत अंदर जरूर आएगा। तो फटाफट देखें यहाँ पर क्या रह गया मेरे पास, कॉपर का मास अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था 63.5, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और ये आपको ऑलरेडी पता ही है 6.022 10⁻23, ठीक है। क्या आप डेंसिटी फटाफट निकाल लीजिए, सीधा फॉर्मूला लगाना है, कुछ करना ही नहीं है। Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। Z हमारे पास 4 है, M हम कितना रखेंगे 63.5, इधर ए क्यूब है हमारे पास 3.61 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा -8, और इसका क्यूब 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे जब हम, तो हमारे पास ये आएगा ऊपर 4 इंटू 63.5, नीचे जो 3.6 है इसका जो क्यूब आएगा वो आएगा आपका 47.04। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है। कोई भी वेरिएशन आता है कोई खास दिक्कत नहीं, बस बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। 10⁻ कितना हो जाएगा -24, और इधर ये नंबर तो लगातार चल ही रहेगा हमारे पास एवोगैड्रो नंबर, ठीक है कि नहीं। पावर देख लें, -24 प्लस के 23 माइनस की 1 पावर बचेगी, वो एडजस्ट हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर रह जाएगा, देखो सीधा सीधा मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे इसको। मेरे पास जो आंसर आएगा वो 8.95 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है। आपका कोई भी और वेरिएंट इसका मिल सकता है, 84 आ सकता है, सॉरी 94 आ सकता है, 91 आ सकता है, थोड़ा बहुत डेसिमल के बाद चेंज हो सकता है। 8.9 के बाद जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैच नहीं करेगा, आप ध्यान रखें इस चीज को, एकदम मैच नहीं करेगा उस वैल्यू से, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों नहीं करेगा। तो ये जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली ये इसके साथ एग्रीमेंट में है, दिख रहा है कि कुछ मैच कर रही है, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, हेंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज इन द एग्रीमेंट ऑफ इट्स मेंशन्ड वैल्यू, ठीक है। ये आप अपने आप लिख देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ एक बार, हेंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज इन द एग्रीमेंट विद इट्स मेंशन्ड वैल्यू। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को भी करना काफी आसान था। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन दिख रहा होगा, नियोबियम क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। नियोबियम, ठीक है,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया है, डेंसिटी दे रखा है, कह रहा है इफ द डेंसिटी इज 8.55। तो देखो क्या क्या दे रखा है, बॉडी सेंटर्ड है तो Z मैंने कितना मान लिया 2, ये बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होता है। इसमें डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अच्छा और क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है। क्या तो ये रहा है कि कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, आपको एक्चुअल में आर फाइंड करना है, आर एटॉमिक रेडियस निकालनी है। मास आपको दे रखा है, एम की वैल्यू दे रखी है कितनी 93 यूनिट, ठीक है। आर फाइंड करना है, तो आप ध्यान से सुने, आर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ए के टर्म्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। बॉडी सेंटर्ड के लिए हम जानते हैं कि आर इक्वल टू कितना होता है a√3/4, ये वैल्यू होती है रेडियस की, ठीक है, एज लेंथ के टर्म्स में बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन इसके लिए हमें ए की वैल्यू पता होनी जरूरी है, और ए की वैल्यू हमें तभी पता चलेगी जब हम इसमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज रखेंगे और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए की वैल्यू आ जाएगी उसको इसमें पुट करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो फटाफट देखें। रो इक्वल टू क्या है हमारे पास Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए। यहां से वैल्यू आपको ए क्यूब की निकालनी है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास Z इंटू एम अपॉन रो इंटू एन, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, Z की जगह 2, M की जगह कितना 93, और रो हमारे पास कितना दे रखा है 8.55, और ये वैल्यू दे रखी है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, ए क्यूब की वैल्यू को आगे कैलकुलेट करेंगे जरा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऊपर तो मिल जाएगा 186, नीचे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर्स का, तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा 51.49 इंटू 10⁻, ठीक है 23, ये अभी इसके नीचे ही है 10⁻23, ठीक। अब आप इसको क्या करें, ए क्यूब इक्वल्स टू 186 अपॉन 51.49, ये हो गया आपके पास। इसके बाद इस पावर को ऊपर पहुंचा देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी -23 हो जाएगी। अब देखो चूंकि हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास अगर ये 24 हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 24 पावर का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 10⁻⁻8। तो इसको 24 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस डेसिमल पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं, तो इसको कर दे रहे हैं 5.149। जैसे हम 5.149 करेंगे, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, और वो 10 ऊपर जाके इसको क्या बना देगा 4 बना देगा, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 186 अपॉन 5.149, और इनटू ये अंदर ही रहेगा अभी 10⁻⁻24, ठीक है। यहाँ पर जो अंदर जो नंबर आएगी वो आएगी आपके पास 36.12, ये डिवाइड देके, ठीक है। और ये तो मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, पावर कितनी रहेगी -8। अब इसका जो क्यूब रूट आएगा वो आएगा आपका 3.3, ठीक है 3.3। आप कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है, अभी हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तो 3.30, 3.31 समथिंग इस तरीके थोड़ा बहुत वेरिएशन आपका मिल सकता है। तो 3.3 इंटू 10⁻⁻8, ये तो क्या आ गई आपकी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है ए की वैल्यू। अब मैंने क्या कहा था, ए की वैल्यू अगर आ जाएगी उससे हम आर निकाल लेंगे। हम जानते हैं सिंस आर इक्वल्स टू क्या वैल्यू बताई थी a√3/4, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं बाकी की जो कैलकुलेशन है, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने 3.3 इंटू 10⁻⁻8, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और अपॉन 4 है हमारे पास, ठीक है। यहां से जब आप आर कैलकुलेट करेंगे
तो r की वैल्यू आएगी 1.43 और पावर जो ऊपर लगी है वही रहेगी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके डेंसिटी फॉर्मूला पे बेस्ड। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग हो ही गए हैं। अब एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बहुत ही इजी है, मैंने यहाँ पर वो नहीं लिए हैं, हालांकि वो इन्हीं से है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। जैसे कभी आपसे हो सकता है कि एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करवा ले, हालांकि एवोगैड्रो नंबर हमें अच्छे से पता है लेकिन फिर भी वो कैलकुलेट करवा सकता है। तो एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना होगा, सारी चीजें दी जाएंगी, ट्रांसफर करना पड़ेगा सिर्फ हमें। टाइप ऑफ यूनिट सेल का क्वेश्चन दे सकता है जैसे मैंने बताया था, तो जब टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछेगा तो आप Z को कैलकुलेट करेंगे और Z की वैल्यू देखकर हम उसका टाइप ऑफ यूनिट सेल बता देंगे। अगर Z1 आता है तो सिंपल या प्रिमिटिव, Z अगर 2 आता है तो BCC स्ट्रक्चर हो जाएगा और Z अगर 4 आ गया तो FCC स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा कभी कभी A को ही कैलकुलेट करवाने का क्वेश्चन भी दे सकता है, तो वो तो हो ही गया अपना, हालांकि हमने एक स्टेप आगे भी कर लिया, R निकाल दिया है। कभी कभी वो सिर्फ एज लेंथ को कैलकुलेट करवा सकता है, तो आप यहीं तक लाके छोड़ देंगे A की वैल्यू तक। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो सेंटीमीटर और लगा लीजिए आगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फिर अब अपना नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर दूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसके बाद होमवर्क में भी दूंगा। तो इसके बाद जब लेक्चर ये खत्म होगा वैसे आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, उनको लगाएंगे और मुझे आंसर भी उसका बताएंगे। ठीक है।